त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। रेडी और कोई शिकायत? आपको कहती रहती है कुछ प्रॉब्लम ना हो शिवाजी महाराज के ऊपर लगना। इंस्टा पे डालूंगा, सब लोग देखेंगे। आज 4 अगस्त है, डैडी को 1 साल हो चुका है। तो मम्मी, निशा दी, नेहा दी, सनी, जिया जी, ये जो आज का वीडियो है ये पूरा डैडी के बारे में होगा। डैडी की लाइफ में क्या कब कैसे हुआ, कैसे उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी पूरी करियर, पूरा जर्नी। तो आज मैं इसे सुनाऊंगी। मेरा नाम है बबलू, आप लोग मुझे जानते हैं, और यह है डैडी। तो मैं अपनी बात शुरू करूंगी ये कह के, चरणों में उनके तीर्थ है, चेहरे में ईश्वर दिखता। उन्हें प्रेम की प्रतिमा कहूँ या प्रेम से कह दूँ पिता। 4 अगस्त 2020 को डैडी का निधन हो गया था। उनका स्वर्गवास हो चुका है, 1 साल हुआ है आज उस चीज़ को। एंड हम सब उन्हें बहुत मिस करते हैं। तो डैडी का जो बेसिक फैमिली है उसमें डैडी 2nd नंबर पे आते थे भाइयों में, बाकी वैसे वो 3रे नंबर पे थे। सबसे बड़े हमारे ताऊ जी, देन बड़ी बुआ, डैडी, बड़े चाचा, छोटे चाचा, देन रामकुमारी बुआ एंड सबसे छोटी बुआ। तो जो डैडी का जन्म है वो 2 फरवरी 1960 को जगनपुर गांव, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश, इंडिया में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री रामफल है, माताजी का नाम श्रीमती महादेवी था। एंड डैडी, जैसे मैंने बताया, वो 3रे नंबर के बच्चे थे। एंड डैडी भाई बहनों में बहुत प्यार प्रेम था, बहुत ज़्यादा। एंड दादा दादी बहुत प्यार करते थे अपने सातों बच्चों को। एंड डैडी सबसे ज़्यादा क्लोज दादाजी के थे। वो दादाजी को बहुत प्यार करते थे, बट वो दादी की सारी बातें मानते थे। और मतलब मैंने इतना प्यार कभी किसी भाई बहन में नहीं देखा जितना मैंने डैडी के भाइयों में और उनमें देखा। दादी ने मुझे एक बार बताया था कि डैडी का नाम शुगर इसलिए रखा गया क्योंकि बचपन में डैड बहुत सुंदर थे, इसलिए डैडी का नाम शुगर रखा गया। एंड डैडी का फेस बहुत आई कैचिंग था। एंड डैडी की हाइट 6 फीट 3 इंच थी, जो कि अपने आप में एक अच्छी हाइट थी। एंड डैडी का जो बचपन है वो बहुत काम करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एंड वो उन्हें बहुत मेहनती थे और पढ़ने में भी अच्छे थे। और दादी ने मुझे ये भी बताया था कि एक बार उनके पास जब वो 10th क्लास में थे तो दादी से बोले कि अम्मा मुझे कुछ पैसे चाहिए ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो दादी ने उन्हें बहुत डांटा था। डैड स्कूल में थे, तब सर्दियाँ चल रही थी, तो डैड एंड बड़े चाचा एक ही क्लास में जाकर टीचर ने उनसे बोला कि भाई आज ठंड बहुत है तो आप कंडे ले आइए। तो चाचा लोग बोले, डैडी एंड चाचा, कि मैं ले आता हूँ। तब दादी ने उनको बहुत डांटा कि तुम कंडे लेके जाओगे। तो डैडी का बचपन, मतलब वो बहुत इनोसेंट थे, इससे पता चलता है। एंड डैडी का बेसिक था कि जब डैडी बहुत छोटे थे तब एक बार एक पंडित ने उनका माथा देख के कहा था कि ये इंसान पारस है, दादी को, ये जहाँ जाएगा ये बहुत पैसा कमाएगा और ये मतलब बहुत मेहनती रहेगा अपनी लाइफ टाइम। और डैडी एंड बड़े चाचा जो बचपन में सोया करते थे तो वो एक दूसरे को बोला करते थे सोते सोते, जोकरी के जोकरा, ऐसे कह के वो लोग आपस में खेला करते थे। एंड डैडी एंड बड़े चाचा काफ़ी अच्छे दोस्त भी रहे। डैडी ताऊ जी की बहुत इज्जत करते थे, उनकी सारी बातें मानते थे, जितना मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया अब तक और जितना मैंने सब लोगों से पूछा। एंड डैडी अपने दोनों भाइयों को, छोटे भाइयों को बहुत प्यार करते थे। इवन बड़े चाचा एंड छोटे चाचा की तो प्रॉपर शादी एंड जो भी एजुकेशन थी वो डैडी ने उसमें प्रॉपर अपना योगदान दिया। इसके अलावा डैडी अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागते थे। उनका बचपन, डैडी को नौटंकी देखने का काफ़ी शौक था। तो दादाजी ने एक बार नौटंकी आई गांव में, तो दादाजी ने मना कर दिया। एंड रात भर डैडी देखते रहे कि दद्दा सो जाएं तो मैं जाके नौटंकी देखाऊं, लेकिन दादाजी रात भर इधर उधर करवटें लेते रहे तो डैडी रात भर नहीं जा पाए। तो डैडी इन सब चीज़ों पे बहुत असर करते थे। और बाकी उनकी जो एजुकेशन थी, बेसिक एजुकेशन, डैडी पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे।
डैडी की बेसिक एजुकेशन उनका क्लास 10th जो था वो अमावता अजीतमल से डैडी ने पढ़ाई की थी, और 12th जनता इंटर कॉलेज से डैडी ने किया था। डिप्लोमा डैडी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा बेसिकली उन्होंने लखनऊ से किया था हॉस्टल में रह के, और उसी बीच में डिप्लोमा करने के पहले डैडी की शादी जो थी वो मम्मा के साथ तो तय हो चुकी थी, और 3-4 साल मतलब 3 साल के डिप्लोमा के बीच में मतलब डैडी की लाइफ बहुत हैपनिंग रही, उनके बहुत दोस्त भी बने, और डैडी जो थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही। डैडी के वैसे तो काफ़ी सारे दोस्त रहे, क्योंकि डैडी का नेचर ही ऐसा था, वो इतने हंसमुख थे कि उनसे जल्दी उनके दोस्त बन जाते थे। बट उनके सबसे अच्छे दोस्त डैडी बताते हैं रावतार अंकल थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और अंकल इसरो में इंजीनियर थे। एंड उसके अलावा उनकी प्रॉपर एजुकेशन डैडी के साथ ही हुई थी, और डैडी और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। उसके अलावा एक बाबा थे हमारे, वो भी डैडी के बहुत अच्छे दोस्त थे। सो डैडी के दोस्तों की तो कोई कमी नहीं रही। डैड की एजुकेशन मैंने जैसे कि बताया, डैडी अमावता अजीतमल से पढ़े थे, एंड फिर 12वीं की पढ़ाई डैडी ने जनता इंटर कॉलेज से की। और डैडी पढ़ने के लिए भाई पहले डैडी बताते हैं वो पैदल जाया करते थे, फिर साइकिल से जाया करते थे, क्योंकि उनका गांव से बाहर था और उन्हें जाना पड़ता था। उसके बाद की जो डैडी की एजुकेशन है, मैंने बताया डैडी ने डिप्लोमा किया था, जो कि लखनऊ से किया था। उसकी पूरी स्टोरी और कहानियाँ मैं बताऊँगी भी आगे चल के। बट उसी बीच में जब डैडी का 12th हो गया था, तब 7 मई 1979 को मम्मी डैडी की शादी हुई। तो उस समय मम्मी के दादाजी और डैडी के पिताजी ने शादी तय की थी, क्योंकि दोनों एक रिलेटिव थे, और बाकी 1 साल बाद उनका तिलक हुआ और 5 साल लगे शादी को तय होने में। फिर 1981 में दोनों की बाद में शादी होने के बाद 1981 में गौना हुआ, जिसके बाद मम्मी घर आई, और मम्मी उस समय क्लास 8th में थी जब शादी हुई, और डैडी 12th में। और जिस दिन शादी थी डैडी बताते हैं उनका IIT का एग्ज़ाम था, तो डैडी बहुत गुस्से में थे, और उन्होंने शादी के बाद तक एक दूसरे को नहीं देखा था। मम्मी ने डैडी को पहली बार मंडप में देखा था, और मम्मी बताती हैं वो बहुत लंबे थे। और 2 साल के बाद मम्मी घर आई, और उसके बाद मम्मी कुछ हफ्ते के लिए वहाँ पे रही गांव में, फिर मम्मी वापस चली गई। और मम्मी बच्ची थी, मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। फिर मम्मी और डैडी की पहली बात कैसे हुई, तो मम्मी बताती है जब मम्मी गांव गई थी तो 1 हफ्ते के लिए जब मम्मी, तब ताऊ जी सहारनपुर जाने वाले थे, तो डैडी उनको लेके महेबा जा रहे थे। तब डैडी ने मम्मी से पहली बार पूछा कि टाइम कितना हुआ है, तो मम्मी ने बोला 11 बजे, क्योंकि मम्मी हमेशा घड़ी पहन के रखती थी और मम्मी को टाइम देखना भी आता था। सो डैडी उनको फिर टाइम पूछ के चले गए। फिर डैडी वो अपने बस से वो अपने फिर वापस अपने नाना जी के यहाँ गई मम्मी। उनकी शादी के बाद डैडी लखनऊ चले गए आगे डिप्लोमा करने के लिए, और फिर उनका डिप्लोमा हुआ, और वो साल था जब डिप्लोमा के बाद मम्मी को डैडी घर मतलब कानपुर लेके आए 1982। डैडी का डिप्लोमा जब कंप्लीट हो गया, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद डैडी ने जॉब जो थी वो वहाँ पे सबसे पहले डैडी एक शिफ्ट हुए, कानपुर में आए और मम्मी को साथ में लेके आए। तो मम्मी डैडी के ऐसे तो बहुत सारे स्पेशल मोमेंट थे, जैसे कि डैडी बताते हैं शादी में जब मम्मी क्या डैडी गए तो जो रवे का हलवा होता है, सूजी का हलवा, वो पिंक कलर का था। तो सभी लोगों को लगा, गांव वालों को, कि अरे ये क्या स्पेशल एक डिश है। लेकिन जैसे ही सब लोगों ने खाया तो किसी को अच्छा नहीं लगा। फिर सब लोगों ने जो लिया था भर भर के उसे छुपा के एक जगह डाल दिया था, तो बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी शादी में। तो ऐसी बहुत सी मेमोरीज है मम्मी डैडी की। डैड अपनी शादी के बाद लखनऊ आ गए थे डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए। डैडी को स्कॉलरशिप मिलती थी और डैडी उससे बहुत सारा पैसा बचा के, मम्मी बताती हैं, दादाजी को आके दिया करते थे। और फिर डैडी ने अपना जो डिप्लोमा था बेसिकली सिविल में कंप्लीट किया था। और फिर साल के बाद डैडी जो थे, जब डैडी का कंप्लीट हो गया 1982 में डैडी का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, फिर डैडी ने ट्रेनिंग ज्वाइन की। और ट्रेनिंग के बाद डैडी को सबसे पहली जॉब राम कमांड में मिली। राम कमांड में फ़र्रुखाबाद में डैडी की पहली पोस्टिंग हुई थी। डैडी ने वो जॉब 1 साल तक के लिए की। फिर 1984 में उन्होंने आवास विकास ज्वाइन करने से पहले डैडी ने 1-2 जॉब्स और भी देखी। डैडी ने टोटल 3 से 4 जॉब्स की आवास विकास को ज्वाइन करने से पहले। फिर 1984 में, जैसे कि मैंने बताया, डैडी ने एक जूनियर इंजीनियर के तहत बन के ज्वाइन किया आवास विकास। उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो बनारस में रही, मतलब उनकी ट्रेनिंग 1 महीने के लिए बनारस में रही। देन उसके बाद वो वापस उनकी पहली पोस्टिंग कानपुर आई।
फिर वो मम्मी को लेके कानपुर में आके रहने लगे। किदवई नगर में डैडी ने किराए पे एक घर लिया। फिर काफ़ी टाइम बाद मम्मी डैडी को, चूँकि शादी के भी काफ़ी टाइम हो गया था, मम्मी उस समय 21 साल की थी और मम्मी डैडी को तब तक बच्चे नहीं थे क्योंकि वो साथ में नहीं रह रहे थे। फिर काफ़ी लोग बोलने लगे कि अभी आपको बच्चे क्यों नहीं है। तो बाकी मम्मी डैडी बहुत इग्नोर करते थे बिकॉज डैडी मम्मी बहुत खुश रहते थे आपस में। 14 जुलाई 1989 में निशादी का जन्म हुआ, जो कि रात को 12:20 पे इनका जन्म हुआ एंड इसीलिए इनका नाम निशा रखा गया। चंद्रबाला हॉस्पिटल कानपुर में जन्म हुआ एंड शी इज़ अ प्रेमेच्योर चाइल्ड, क्योंकि 7 महीने में पैदा हुई थी तो मम्मी हॉस्पिटल में ही थी 4-5 डेज। निशा दी के होने पे बहुत बड़ी नौटंकी रखवाई थी एंड उनके 6 महीने बाद ही डैडी ने अपनी पहली बुलेट ली थी। फिर 28 अक्टूबर 1990 को हमारी नेहा दी का जन्म हुआ, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनका जन्म भी चंद्रबाला हॉस्पिटल कानपुर में ही हुआ और उस समय मम्मी बताती है उनके जन्म पे कर्फ्यू लगा था शहर में। तो दी का जो जन्म था मतलब बहुत काफ़ी मुश्किल से मम्मी डैडी गांव पहुंच पाए दी के जन्म के बाद। फिर लेकिन दी के होने पे सब लोगों ने काफ़ी स्कोल्ड किया मम्मी डैडी को कि ये भी लड़की हुई है। फिर मम्मी डैडी जो थे उनका ट्रांसफ़र डैडी का बिधूना हो गया एंड मम्मी को लेके और बच्चों को लेके डैडी बिधूना शिफ्ट हो गए। वहाँ 22 सितंबर को बिधूना में 1993 में मेरा जन्म हुआ 8:20 पे। मेरा नाम बबलू रखा गया और मम्मी ने मेरा नाम दीक्षा रखा था, क्योंकि उनको इस समय एक सीरियल आता था DD1 पे दीक्षा नाम से, तो उन्होंने दीक्षा नाम रखा। और मेरा जन्म जो था उस समय डैडी घर पे ही थे और फूफा जी भी थे और बड़ी बुआ जी भी थी। तो डैडी मेरे जन्म पे भी यही हुआ कि फिर से लड़की हुई, लेकिन डैडी बहुत खुश थे अपने तीनों बेटों को लेके और डैडी ने लड्डू भी बंटवाए पूरे हॉस्पिटल में। फिर दादाजी का लॉस हुआ 1997 में और ये डैडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि डैडी कितना दुखी थे। हम सब लोगों को डैडी स्कूल से ही सीधे गांव ले गए एंड डैडी को पहली बार रोते हुए मैंने देखा था। डैडी घर पे आके पूरी तरह से साइड पे एक व्यक्ति आया था तो डैडी घर पे आके पूरी तरह से बस बैठ गए थे और इतना वीक मैंने डैडी को कभी नहीं देखा। और उस समय मम्मी एक्सपेक्टेड थी सनी के लिए। इसके बाद हमारे फूफा जी जो 2 नंबर के फूफा जी हैं ज्ञान सिंह, उनका एक्सीडेंट हुआ था 1998 में जनवरी में उनकी डेथ हो गई और मम्मी प्रेग्नेंट थी बट डैडी वहाँ पे गए। उस समय वो बेस हॉस्पिटल दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और डैडी हमारी जो बुआ जी थी वो काफ़ी कम उम्र में उन्होंने फूफा जी को खो दिया एंड शी इज़ लाइक उनका एक छोटा बच्चा भी था जिन्हें धर्मी भैया, जिन्हें हम सब लोग जानते हैं। तो डैडी ने मेरे जन्म के बाद डैडी का जो ट्रांसफ़र था 9 महीने बाद वापस पहले कानपुर हुआ, फिर उसके 2 साल बाद डैडी हम लोग वापस मैनपुरी आ गए। मैनपुरी में फिर जब हम लोग थे तब 7 फरवरी 1998 में हमारे सनी का भाई साहब का जन्म हुआ, जिसका नाम मैंने रखा सनी, क्योंकि वो शनिवार को पैदा हुआ था सुबह 7:20 पे और मैं हुई थी सुबह 8:20 पे। फिर उसके बाद 2000 में 1998 में उसके जन्म के करीब ही डैडी ने यहाँ पे कानपुर में घर ले लिया और 2000 में हम लोग शिफ्ट हो गए अपने नए घर में कानपुर में। और ये हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि डैडी उस समय मैनपुरी में रहते थे, डैडी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था एंड हम 5-6 लोग यहाँ पे छोटे छोटे से अकेले रहते थे। और उसमें से निशादी नियादी स्कूल जाते थे और मेरा एडमिशन होना बाकी था। मैं उस समय क्लास 2 में थी एंड बाकी सनी बहुत छोटा था। फिर डैड उस समय मैनपुरी में थे तो डैडी क्या करते थे सैटरडे संडे को वॉज लाइक अप डाउन करते थे और जब वो सैटरडे को आया करते थे तो उनका एक होमवर्क था, वो बहुत सारी कहानियाँ याद करके आते थे। वो आसपास के लोगों से बोलते थे मुझे कहानियाँ सुना दो ताकि मैं मेरे बच्चों को सुना सकूँ। और इसमें सबसे जो हम लोग की फेवरेट कहानी थी जिसमें वो एक लौकी की कहानी सुनाते थे कि जिसमें बूढ़ी दादी लौकी के साथ लौकी में बैठ के पूरे इधर उधर घूमती हैं और लोगों की बातें इधर उधर करती हैं, क्योंकि दादी ने उन्हें सुनाई थी। तो डैडी के साथ तो ऐसे स्पेशल मेमोरीज, तो डैडी के साथ मुझे लगता है हमारा पूरा अभी तक की लाइफ स्पेशल ही थी। उनके साथ जो भी दिन बिताओ हंसते हुए ही बीतते थे, क्योंकि डैडी बहुत ही हंसमुख व्यक्ति थे। हम लोगों को बताया था कि डैडी अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर किया करते थे, जिसमें वो राजा बड़ौदा का, जिसमें अम्बेडकर के प्ले में राजा बड़ौदा के राजा बनते थे वो अपने टीनेज के टाइम में। ही इज़ हैविंग पैशन फॉर इट और उन्हें म्यूज़िक का भी बहुत शौक था, वो हारमोनियम भी बजाते थे। और मम्मी बताती है उन्होंने मम्मी की साड़ी भी चुराई थी इस चीज़ के लिए।
और फिर उसके 5-6 साल बाद डैडी का कल्याणपुर में दोबारा से पोस्टिंग हो गई और डैडी मैनपुरी से सीधे कानपुर आ गए हमारे साथ रहने के लिए। डैडी सुबह निकल जाया करते थे और सीधे फिर रात में आया करते थे और संडे हम लोग के साथ मिल जाते थे और वैसे वो हमेशा ऑफिस ही जाते थे, बट वो टीवी हमारे साथ देखते थे, हमारा होमवर्क कराते थे और हमें पढ़ाते थे। और स्पेशली उन्होंने मेरी एजुकेशन के साथ बहुत घपला किया, जैसे कि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि मैं कब पीजी से बढ़ के क्लास फर्स्ट में आई, सेकंड में, क्योंकि वो जब भी मेरा एडमिशन कराने जाते वो बार बार क्लास फर्स्ट में ही मेरा पीजी में फर्स्ट में मेरा एडमिशन कराते थे। उनकी वजह से मैंने 4 बार प्ले ग्रुप पढ़ा और 2 बार फर्स्ट, और उसके बाद वो हंसा करते थे कि उन्हें मेरी एजुकेशन ही नहीं पता है। और बाकी डैड मुझे पढ़ाया करते थे और एक बार वो मुझे ऐसे डंडे से डरा रहे थे और उससे एक चिड़िया मर गई और डैडी मुझे बहुत डराते थे और मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। और ये डैडी को बताया नेहा दी ने, क्योंकि मैं हमेशा याद करती थी हिंदी के जो भी चैप्टर्स रहते थे मैं उनकी कहानियाँ याद करके डैडी को सुना देती थी। बट नेहा दी ने एक बार डैडी को बताया कि इसको हिंदी पढ़नी नहीं आती है। फिर डैडी ने मुझे पकड़ा, कैसे डैडी ने मुझे बोला यहाँ से पढ़ो, तो मैं फिर से शुरू की। फिर डैडी ने मुझे 1 साल हिंदी मीडियम में पढ़ने के लिए भेज दिया। तो डैडी ने मेरी एजुकेशन के साथ बहुत रिस्क लिए, लेकिन थैंक्स टू डैडी एंड मम्मी की मेरी बेसिक उनकी वजह से बहुत अच्छी क्लियर हुई और मेरी एजुकेशन उनकी वजह से बेस्ट रही। एंड स्पेशल थैंक्स टू माई दोनों दीदी लोग। निशा दीदी ने मेरे सारे प्रोजेक्ट्स में मदद की है, तो वहीं नेहा दीदी मुझे पढ़ाने में हमेशा मेरी मदद करती थी। और सनी को हम सब ने मिल के पढ़ाया है ये तो हम सब जानते ही हैं। डैड ने अपने भाई बहनों की एजुकेशन, उनकी शादी, सब में हेल्प की, दादाजी की और दादाजी के जाने के बाद भी। इवन अभी भी जाने के पहले भी वो उन लोगों को बहुत प्यार करते रहे और उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उन्हें पूरा करते रहे। और मैंने उनसे सीखा कि कैसे अपने भाई बहन को आप शादी होने के बाद भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सकते हैं, उनसे कितना प्यार कर सकते हैं। और डैड एक वाकई में एक बहुत अच्छे भाई थे और एक अच्छे बेटे भी और एक अच्छे हस्बैंड भी, एक अच्छे डैड भी। और डैडी जी का अम्बेडकर जी के लिए जो प्यार था भाई, वो तो बिल्कुल हैट्स ऑफ, क्योंकि उतना प्यार मैंने किसी से करते हुए नहीं देखा। वो अम्बेडकर जी की सारे प्रिंसिपल्स मानते थे, इवन उनकी वजह से वो बुद्धा जी के भी सारे प्रिंसिपल्स माना करते थे। एंड उनके हिसाब से वो जो भी पंचशील है उसको फॉलो करते थे। एंड लास्ट में उनका वो प्यार बढ़ता ही चला गया और इसीलिए हम लोग उनका रिचुअल्स भी अम्बेडकर जी के उससे ही करेंगे। डैड टीनेज से ही अम्बेडकर जी को बहुत मानते थे और वो वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी थे, वो बुद्धा के फॉलोअर थे, बहुत हार्ड वर्किंग थे, बहुत मेहनती थे। उनका एक फ़िक्स रूटीन था लाइफ को लेके। वो सुबह जल्दी उठते थे, शाम को जल्दी सोते थे, दिन भर वो काम करते थे और टाइम से खाना खाते थे और उसके साथ वो कोई भी खिलवाड़ नहीं करते थे। बहुत डिसिप्लिन थे, टेम्परामेंट भी कभी भी शॉर्ट हो जाता था, काइंड हार्टेड, बहुत दयालु थे और कभी भी बुरी चीज़ों को तवज्जो नहीं देते थे और रिस्पेक्ट करते थे। डैडी 2019 से ही सबको बता रहे थे, वो बहुत खुश थे जो भी उन्हें मिलता था, दूध वाला, पंखे वाला, इलेक्ट्रीशियन, इवन उनके दोस्त और जो भी घर पे आता था कि उनका अब रिटायरमेंट आने वाला है 6 महीने में, 8 महीने, वो एक एक दिन गिन रहे थे। और फिर डैडी अपने रिटायरमेंट के लिए हम लोग को बताया करते थे कि जब मेरा रिटायरमेंट होगा तो ऐसा रहेगा, लोग ऐसे पार्टी देंगे। फिर मुझसे लोग फोर्स करेंगे कि अब आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए, तब मैं लोगों को खड़े होकर बताऊँगा और तुम लोग भी आना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर इस तरह से डैडी का रिटायरमेंट डे भी आया। तो डैडी का जो रिटायरमेंट था बहुत स्पेशल डे हुआ, वो था 29 Feb एंड 2020 में डैडी का रिटायरमेंट हुआ, क्योंकि अपने आप में एक लीप ईयर था। डैडी ने एक दिन ज़्यादा काम किया, ठीक है। डैडी बहुत खुश थे, सुबह से तैयार थे एंड हम लोग को बोल रहे थे कि तुम लोग टाइम से आ जाना। और हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे पहुंचने में, ऐसे ही आधे घंटे, और डैडी हम लोग को बार फ़ोन कर रहे थे। एंड वहाँ पे जाके हमने डैडी की पूरी स्पीच सुनी और जाना कि डैडी कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे अपने काम को लेके। डैडी रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले यहाँ पे ताई जी आए हुए थे, जिया जी ने केक भेजा था, वो सब काटा। डैडी बहुत खुश थे अपने रिटायरमेंट के बाद, ये सोच के कि अब मैं यहाँ घूमूंगा, वहाँ घूमूंगा। वो सबसे पहले गांव गए, दादा दादी के मंदिर में वो फूल चढ़ा के आए। उसके बाद बस वो घर आए थे। फिर 21 मार्च से लॉकडाउन लग गया 2020, ठीक है। एंड डैड बहुत दुखी हुए कि अभी वो कहीं नहीं जा पाएंगे घूमने के लिए, बट फिर उन्होंने फ़ोन चलाना चालू किया। तो डैडी का जो प्यार था उनके फ़ोन के लिए मैंने स्पेशली लॉकडाउन में देखा कि वो जहाँ जाते थे फ़ोन उनका साथ में रहता था। फ़ोन पे उन्होंने उस बीच
सारे एपिसोड महाराणा प्रताप के, जोधा अकबर स्पेशली वो देखा करते थे। फिर बोलते थे ये जोधा कितना सहती है, क्यों सहती है ये इतना। महाराणा प्रताप को बोलते थे कि ये आदमी तो सिर रही है, बार बार बेवकूफ़ क्यों बनता है जब लोग इसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतना होशियार है। तो डैडी का फ़ोन मैंने देखा कि डैडी अपने सारे सीरियल निपटा के गए और लास्ट में डैडी का फ़ोन उनके साथ ही चला गया। एंड उनका जो लव था भाई उनके फ़ोन के लिए, फूड के लिए, वो पूरे लॉकडाउन में बाहर खड़े रह के नई नई सब्जियां खरीदते थे, फ्रूट्स खरीदते थे, मेरे क्लिनिक में आके मुझे सुबह का नाश्ता दे के जाते थे और सबको फ़ोन करते थे टाइम से। और बहुत मतलब फ़ोन पे उनकी आधी दुनिया थी उस समय। और उसके अलावा वो हार्डवेयर वाले अंकल पे जाके बैठा करते थे और फिर सबको बताया करते थे अपने बच्चों के बारे में कि भाई मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है, मेरे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और उसके बाद डैडी का एक नेचर था सेलिब्रेशन का, वो हर दिन को बहुत सेलिब्रेट करते थे। वो सुबह की शुरुआत से लेकर रात की जो शुरुआत दिन था उनका, बहुत एक व्यवस्थित जीवन जीते थे वो। उनकी लाइफ में आप ऐसा नहीं देख सकते थे कि ये टाइम से काम नहीं हुआ, वो टाइम से नहीं, वो हर चीज़ को बहुत, मतलब उनसे मैंने सीखा कि एक्चुअली डिसिप्लिन एंड टाइम टेबल से कैसे काम किया जा सकता है। और वो बुद्ध जी की पूर्णिमा हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, हम लोग का बर्थडे हो, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। और डैडी का बर्थडे भी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। इसीलिए डैड एंड नेहा दी का रिश्ता, ये तो मतलब अपने आप में इपिक था कि डैडी नेहा दी के लिए उरई में हमारे जिया जी को देखने के लिए जब वो आए तो डैडी ने उनके सारे मार्कशीट्स देखे। फिर उसके बाद रोका करने के लिए मैं और डैडी उनके रिटायरमेंट के जस्ट पहले करके आए उरई में, ताऊ जी वगैरह पूरी फैमिली गए थे और वो रोका ही हो पाया था। बट उससे डैडी बहुत खुश थे, उन अंकल को, आंटी को और जिया जी की पूरी फैमिली को डैडी बहुत पसंद करते थे, उनकी बहुत तारीफ़ करते थे। दीदी के रोके के बाद भाई डैडी के रिटायरमेंट के पहले सनी रात को ट्रेन से आ रहा था, 2:45 पे रात को उसकी ट्रेन कानपुर आनी थी। डैडी उसको लेने गए मेरे साथ रात को ओला से एंड बहुत खुश थे उसको लाने के लिए वो। और रास्ते भर बोल रहे थे कि ये अब सनी बहुत अच्छा एक म्यूज़िशियन बन जाएगा और डैडी को बहुत गर्व महसूस होता है उस पर कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा देखे कि डैडी उसकी पढ़ाई के लिए बहुत प्राउड महसूस करते थे। फिर वो दिन आया 28 जुलाई 2020। डैडी को रात में भाई सुबह की 3 बजे एक अटैक पड़ा। सनी मेरे पास दौड़ता हुआ आया कि बबलू चलो देखो डैडी को अटैक आया है। हम लोग बहुत डर गए, हमने तुरंत नेहा दी, फिर डैडी के कहने पे डॉक्टर चाचा को कॉल किया। फिर उन्होंने उनकी जो भी हालत देखी, उसके बाद हम लोग डैडी की जांच के लिए गए। पहले परख डायग्नोस्टिक गए, फिर वहाँ से डैडी को इमीडिएट एक अटैक पड़ा, उसकी वजह से डैडी को हैरट में इमरजेंसी रूम में हमने एडमिट कराया। वहाँ पे डैडी के साथ हम लोग 8 डेज़ के लिए मैं और नेहा दी वहीं पे रुके। और चूँकि मम्मी उस समय बीमार भी थी तो मम्मी और सनी और निशा दी घर पे रहे और मैं और नेहा दीदी हॉस्पिटल में डैडी के साथ रहे। और डैडी की हालत के लिए हम लोग एक सेकंड हमारी नर्व्स अप्स एंड डाउन्स हो रही थी। फिर 3 अगस्त का वो दिन आया जब लापरवाही की हुई हॉस्पिटल स्तर से और डैडी का एक वायर इधर उधर हुआ जिसकी वजह से डैडी की बॉडी जो हिसाब से अटैक में गई। और 4 अगस्त को वही 3 बजे से मुझे और नेहा दी दोनों को ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उस दिन रक्षाबंधन था, 4 अगस्त को रक्षाबंधन के अगले दिन हम लोग बहुत अच्छा बेचैन महसूस कर रहे थे। फिर वही 3:30 बजे के लमसम हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे वापस। तो वहाँ पे नर्सेज भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। रात को 8:30 बजे एक नर्स ने नेहा दी को कॉल करके फिर बताया, हम लोग सामने ही थे हॉस्पिटल के, कि डैडी अब नहीं रहे। और फिर अगले दिन डैडी की बॉडी को हम लोगों ने 8 बजे वही रात को 9:30 बजे देखा मैंने और नेहा दी ने, काफ़ी झगड़े के बाद। फिर 5 तारीख को सुबह मम्मी, सनी और निशा दी और बाकी फैमिली भी आ गई थी। डैडी का क्रेमेशन हुआ और डैडी का क्रेमेशन काफ़ी हम लोग अपने सुध में ही नहीं थे कि क्या हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं। बस मैं और नेहा दीदी और हम सभी चारों लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे और डैड चले गए। डैड का लास्ट रिचुअल 29 नवंबर 2020 को हुआ, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। हम सब लोग बिठूर गए, जिसमें ताऊ जी, बड़े चाचा और अंकल, लवी अभी के पापा एंड हमारे फूफा जी एंड रामकुमारी बुआ। हम लोग गए एंड वहाँ पे जाके हमने वो पंडित को 3,500 रुपये भी दिए कि डैडी के क्रेमेशंस अच्छे से करो ताकि डैडी प्लीज़ अच्छे से जहाँ भी वो हैं वो खुश रहें। डैडी का लास्ट रिचुअल बहुत अच्छे से हुआ। फिर हम लोग घर आ गए उनको वहाँ पे अस्थियाँ प्रवाहित करके। डैड की मेमोरीज़ मैं क्या बताऊँ कि डैड 1 सेकंड के लिए भी हम लोगों से दूर नहीं गए।
मुझे लगता है कि हर एक ब्रीथ के साथ हम लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें भूलना मुश्किल, क्या कह सकती हूँ, नामुमकिन ही है, बिकॉज वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसे कोई भूल ही नहीं सकता। उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सिखाया है, हम इतने ज़्यादा लकी हैं कि उनके बच्चे के तौर पे पैदा हुए और इससे अच्छी लाइफ तो हम सोच भी नहीं सकते थे जितनी अच्छी रही। और वाकई में फॉर द वर्ल्ड यू आर डैड, फॉर अस यू आर द वर्ल्ड डैड, क्योंकि आप हमारी दुनिया हैं और हमेशा रहेंगे। आप कहीं भी रहें, हम आपको बहुत मिस करेंगे और हम बता ही नहीं सकते कि हम आपको कितना मिस करेंगे, शायद शब्दों में बताया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने कहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, आप सब कुछ थे हमारे लिए। आप और मम्मी दुनिया है हमारी, हम चारों लोगों की। सो डैड, दिस इज़ माई डैड स्टोरी। एंड मैं लास्ट में बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी। उनके 3 प्रिंसिपल्स थे। पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा सिस्टम एंड तीसरा क्वालिटी ऑफ वर्क। तो डैड इन सब चीज़ों पे बहुत ही ध्यान से काम करते थे। और इसके अलावा डैड जो थे, उनका जो टीनेज टाइम था वो एक बहुत अच्छे और गोल्डन हार्ट के इंसान थे। एडल्ट में ही गॉट हिज जॉब, एडोलसेंट में ही वॉज अ वेरी गुड फादर एंड लव हिज चाइल्ड। एंड जब वो एल्डर हुए तो वो बहुत मूडी हो चुके थे, बहुत ही सोशलिस्टिक हो चुके थे और लेट इट गो पर्सन हो गए थे कि ठीक है। और हाँ, वो फीमेल्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनसे मैंने सीखा कि आप कैसे डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, कैसे मेहनत कर सकते हो, कैसे एजुकेशन लेनी चाहिए। और लास्ट में मैं उनकी जो स्पीच है उसको रिचुअल दूंगी। इस वीडियो का आप प्लीज़ सही से देखिएगा कि डैडी के क्या क्या लाइफ के ट्रांसलेशंस थे जो डैडी ने अपने रिटायरमेंट में दिया था। अनुभव की बात आपने की है तो 3 चीजें मानते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन होना चाहिए। अगर समय प्रबंधन आपका सही है, टाइम की आप चोरी नहीं करते हैं ना, तो उसकी दिक्कत नहीं होती। समय प्रबंधन बहुत बड़ी चीज है। समय प्रबंधन अगर सही है तो सब कुछ ठीक है ना। दूसरा में मैनेज करना, सिस्टम। एक कोई भी काम हो, छोटा छोटा सभी रहना चाहिए। आप अगर काम सिस्टम से आप करेंगे ना तो काम कभी गड़बड़ नहीं हो सकता आपका। तीसरा है गुणवत्ता परक काम। अगर आपकी क्वालिटी करते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है ना, तो काम कभी खराब नहीं हो सकता है। सारी है, मैं एहसास करता हूँ कि 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुझे करीब 5 साल लगभग होने वाले हैं। जो भी हमसे गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धोखे में या उसमें हमसे कुछ निकल गया हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं अपने आचार्य